में एक स्प्रिंग भी बांध दी नीचे। अच्छा, स्प्रिंग्स को इधर खींचेगी। हाँ सर, क्या एक mg भी नीचे लगेगा? हाँ सर, सोच के देख थोड़ा। थीटा इज स्मॉल, तो कि ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो पूछा गया ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सबसे पहले हमें बोला गया भाई, सबसे पहले मीन पोजीशन पता करो। सर मीन पोजीशन तो यही है। जब मीन पोजीशन ये है तो एट मीन पोजीशन mg का टॉर्क 0 है, n का टॉर्क 0 है। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग का भी कोई टॉर्क नहीं है, तो टॉर्क एट मीन पोजीशन क्या 0 है। तो इसमें कोई समस्या वाली बात। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ, अब क्या करें। मान लो इससे बोला गया कि हमने थीटा हिलाया। सोच, जब हमने थीटा हिलाया तो इधर एमजी लगा। सोच कि अगर ये ऐसे स्प्रिंग को देखें तो ये लगभग लगभग, अगर थीटा स्मॉल है तो क्या ये आर्क लेंथ के बराबर है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली एल थीटा। अरे हाँ सर, सोच अगर स्प्रिंग बिल्कुल नीचे, स्प्रिंग अगर नीचे बंधी हुई है तो आप इसको अगर थीटा हिलाओगे तो स्प्रिंग में जो इलॉन्गेशन आएगा, थीटा स्मॉल है तो क्या स्प्रिंग में जो इलॉन्गेशन आएगा वो क्या लगभग लगभग आर थीटा। आर क्या एल है, और एल थीटा इज द इलॉन्गेशन। अरे हाँ सर, तो तुम अगर रॉड को ध्यान से देखो, रॉड को अगर ध्यान देखो तो इधर लग रहा है उस पे स्प्रिंग का इलोंगेशन की वजह से फोर्स। स्प्रिंग का इलोंगेशन की वजह से फोर्स होता है के एक्स। एक्स इज द इलोंगेशन, पर इलोंगेशन तो एल थीटा है, तो इधर लगा के एल थीटा, यहां लगा एम जी, ये एंगल थीटा। ओहो हो, इसके अबाउट टॉर्क लिखो अब। टॉर्क बराबर माइनस के थीटा टाइप ही तो प्रूव करना होता है। हाँ सर, प्रूव तो वही करना होता है। अब देख, समझ आएगी बात, ध्यान से सुनना, मौज करना। अच्छा, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। ओके सर, देख रहे हैं। ये जो mg है, इसके इसमें n का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। टॉर्क को समझे, थीटा अपन ने अगर ऐसे लिया तो थीटा अपना अंदर है, तो अगर अंदर वाली डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव मान लिया। अगर अपन ने ऐसे घुमाया तो थीटा किधर है सर, अंदर है। यानी कि उस वाली डायरेक्शन को अपन ने क्या मान लिया, पॉजिटिव। अरे क्या मान लिया, पॉजिटिव। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, वाह सर, मजा आया सर। अब क्या करें, आगे बढ़ो, चलते चलो, सुनते चलो। देखो भाई, ये mg, इधर देखो ऐसे, कंफ्यूज मत हो ना। ये mg, ये एंगल थीटा, तो सोचो ये भी थीटा, तो इधर आएगा mg cos थीटा। इधर कितना आएगा, mg sin थीटा। चलो खुद बताओ कौन घुमाएगा, mg sin थीटा घुमाएगा, L/2 अपना आर हो जाएगा, और आर क्रॉस एफ बाहर आएगा। थीटा को हमने अंदर माना है जो कि पॉजिटिव है, तो जो mg sin थीटा का टॉर्क है सर वो तो बाहर है। ओके, और उसकी वैल्यू है माइनस mg sin थीटा इंटू L/2। बोलो माइनस क्यू समझ आ रहा है क्या, बोलो माइनस क्यू समझ आ रहा है क्या। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। माइनस mg sin थीटा इंटू L/2, माइनस mg sin थीटा इंटू L/2। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। ओके, माइनस mg sin थीटा इंटू L/2। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, वाह सर, मजा आया सर, वाह वाह। अब क्या करें, आगे बढ़ो, चलते चलो, चलते फिरो। देखो भाई, ये बात अपने को समझ आ गई, ठीक है सर। अब देख, के एल थीटा कितना, के एल थीटा का टॉर्क देख। के एल थीटा का इधर बनाता हूं, देख ये ऐसे के एल थीटा, ये फोर्स है ना एक, हाँ सर, ये एंगल थीटा है ना, हाँ सर। तो बहुत ध्यान देगा, क्या ये अगर तू ध्यान दे, ये एल है तो ध्यान से देख, क्या ये एल कॉस थीटा है, क्या ये आर परपेंडिकुलर टाइप फील आने लगेगा। अरे हाँ सर, तो ध्यान से देख, क्या के एल थीटा का टॉर्क होगा के एल थीटा इंटू एल कॉस थीटा, और देख बाहर, फिर से देख बाहर, हाँ सर, तो माइनस
के एल थीटा इंटू एल कॉस थीटा। और हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। अब सुन, माइनस एम जी एल बाई टू साइन थीटा माइनस के एल स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अगर थीटा स्मॉल हो तो क्या साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा? हाँ सर। एंड क्या कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1? अरे हाँ सर, तो रख दो। तो माइनस एम जी एल बाई टू इंटू थीटा माइनस के एल स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वायर इंटू थीटा। और हाँ सर, सर ये इक्वेशन क्या टॉर्क बराबर माइनस के थीटा के सिमिलर है? और हाँ सर, अगर ये टॉर्क बराबर माइनस के थीटा के सिमिलर है तो क्या के इफेक्टिव हो गया? एंगुलर एसएचएम का बढ़िया जोरदार सवाल है। क्या के इफेक्टिव हो गया एंगुलर एसएचएम का एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वायर? एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वायर, बोल यस और नो? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर, एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ओके ओके ओके। टाइम पीरियड कितना हुआ? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई। आई आई क्या था याद कर, आई बाई के इफेक्टिव होता है। आई क्या है रॉड गैस के अबाउट? सर एम एल स्क्वायर बाई 3 बाई एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वायर। अरे हाँ सर, क्या नया टाइम पीरियड निकल आया? क्या जोरदार सवाल था? हाँ सर, स्प्रिंग भी आ गई, टॉर्क भी आ गया, एंगुलर एसएचएम भी आ गया, जबरदस्त टाइम पीरियड भी अपन ने निकाल लिया, अजम्पशन भी आ गया, थीटा स्मॉल का यूज भी आ गया। इसलिए कोई सवाल हल्का नहीं था, इसलिए मैंने कराया। पर सोच, अगर ऐसा भी आ जाए क्या तुम कर सकते हो? कोई अनंत कैलकुलेशन नहीं है। ढंग से फील, ढंग से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अरे हाँ सर, बात तो समझ आई, मौज भी आई। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, चलते चलो। ओके ठीक, ये एक स्फेरिटी का सवाल करा दिया। अब मैं एक चीज पढ़ाता हूं जिसे बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? फिजिकल। पर इसका आंसर देख ले, सही आ रहा है क्या? और हाँ सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। जो अपन ने निकाला और जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो हो गया क्या? अरे बोलो हो गया क्या? वो तो हो गया। अब एक चीज कहलाती है जिसे बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। मतलब जैसे एक तो अपना पेंडुलम क्या था, ये रॉड ली, बॉब लिया, इसका मास m, इसका टाइम पीरियड कितना? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब सोच, कोई भी चीज ले लो, ये रिमोट ले लो, सोचो इसको यहां से हिंज कर दो ऐसे, और सोचो इसको छोड़ दो, क्या ये ऐसे ऐसे हिलेगा? हाँ। ये पेन ले लो, यहां से हिंज कर दो कहीं से भी, फिर ऐसे ऐसे छोड़ दो, क्या ऐसे ऐसे हिलेगा? छोड़ दोगे तो? अरे हाँ। कोई भी चीज ले लो, फिजिकल चीज, रिजिड बॉडी टाइप, उसको अगर छोड़ दो तो ऐसे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर हो और उसे थोड़ा सा हिला के छोड़ दो, क्या वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा आइडियल सिचुएशन में? अरे हाँ। तो ये पेंडुलम अपना एक स्पेशल केस है, पर जो जनरलाइज चीज है वो क्या है? फिजिकल पेंडुलम। क्या है? फिजिकल पेंडुलम। कोई भी चीज ले लो, ये ले लो, मोबाइल ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो ले लो, क्या वो ऐसे से लेगा? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। हाँ सर, तो फिजिकल पेंडुलम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब देख, इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिजिकल पेंडुलम, ओके ठीक है। ओके। जनरल बात, अगर मान लो कोई भी ऐसे फिजिकल पेंडुलम है, कोई भी चीज है, सोच अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो सोच इस वर्टिकल लाइन पे ही उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। जैसे मान लो कोई भी चीज है, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी, और यहां से हिंज्ड है, सोच इसका सेंटर ऑफ मास मीन पोजीशन में वर्टिकल लाइन से पास कर रहा होगा, तभी क्या टॉर्क ऑफ
mg 0 होगा हिंज के अबाउट। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो। आप सोचो आप इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ दो तो क्या इसका जो जो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर था क्या वो थोड़ा सा ऊपर आ गया? हाँ। अब छोड़ दोगे तो क्या वो mg के टॉर्क की वजह से ऐसे ऐसे करेगा? हाँ। तो क्या वो ऑसिलेट कर सकता है अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप सर, 110% सही बोल रहे हो। ओके ठीक है सर, बात समझ में आ रही है सर। अब क्या करें, अब क्या करें? करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो। ठीक है। अब इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछ रहा है तो क्या करें, 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 क्या कुछ नहीं करें, सिंपल वही देखो। जब बॉडी हिंज होती है तब इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेंटर ऑफ मास हमेशा वर्टिकल लाइन पर होता है, ये हम समझते हैं। आइए अब देखो इसको थोड़ा सा हिला दें अपन। अगर ऐसे हिला दो क्या छोड़ोगे तो क्या ऐसे ऐसे घूमेगा? हाँ सर घूमेगा। दो बोलो क्या पीछे जो एनिमेशन है समझ आ रहा है क्या? अरे समझ आ रहा है क्या? हाँ सर फिर से देख एक बार चाहे तो देख, फिर से देख, देख घूम रहा है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे हाँ सर ऐसे ऐसे घूमने का अगर आप छोड़ दोगे। अब सोच जब आप इसको थीटा एंगल से घुमाते हो, थीटा वही अपना स्मॉल है, फिर से कहानी वही है। मान लो हिंज पॉइंट से लेकर डी, डी इज डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ मास। mg लगा, फिर से वही बात, mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर कंपोनेंट mg साइन थीटा। अरे हाँ सर क्या mg साइन थीटा इंटू डी, mg साइन थीटा इंटू डी। क्या टॉर्क सोचो, थीटा अगर ऐसे घुमाया तो थीटा है बाहर जो है पॉजिटिव, तो बोलो टॉर्क जो लिखा जाएगा क्या सिर्फ mg का लिखा जाएगा? क्या वो टॉर्क अंदर दिखाई दे रहा है? क्या वो टॉर्क mg साइन थीटा इंटू डी दिखाई दे रहा है? माइनस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि थीटा जब घुमाया तो वो बाहर था, टॉर्क जब आ रहा है तो वो अंदर है, इसे ही तो रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। अरे हाँ ना बोल, घुमाने की वजह से रिस्टोर कर गया। अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो क्या ये माइनस mgd थीटा है? कंपेयर करो टॉर्क बराबर माइनस के थीटा से, क्या ये mgd के इफेक्टिव है? अरे क्या ये एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन आ गई? ज्यादा परेशान नहीं हो ना, अपने आप सब होगा। क्या ये एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन आ गई? अरे हाँ सर ये तो एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन आ गई। तो टाइम पीरियड क्या 2 पाई अंडर रूट आई, क्या आई इसके अबाउट है? आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज। क्या जो 2 पाई अंडर रूट आई बाई 2 पाई अंडर रूट आई बाई के लिखते हैं उसमें आई क्या टॉर्क वाली एक्सिस के अबाउट ही होता है, तो हिंज के अबाउट टॉर्क लिखा है तो हिंज के अबाउट ही आई लिखेंगे, तो आई बाई mgd। ओहो हो, कई बार किताबों में ऐसा बोलते हैं कि मान लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आईसी है तो सोचो क्या आई की वैल्यू m, क्या आई की वैल्यू पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आईसी प्लस md स्क्वायर है? अरे आईसी प्लस md स्क्वायर है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर, तो कभी कभी किताबों में फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, कैसे? आईसी प्लस md स्क्वायर बाई mgd बाई mgd, 2 pi equal to 2 pi under root of IC plus md square by mgd, where d is the perpendicular distance between hinge and the center of mass. IC is the moment of inertia about the center of mass. D is the perpendicular distance, m is the mass, g is the acceleration due to gravity. ये फॉर्मूला किसी भी जनरल चीज के लिए, टाइम पीरियड के लिए हमें याद होना चाहिए। अब सही बताऊं तो इन सवालों में ढंग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आना चाहिए। जितने सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे करे थे, क्या उन सभी चीजों को क्या अपन इस पे अपन हिंज कर कर क्या अपन टाइम पीरियड पूछ सकते हैं?
हाँ सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मौज से कह रहे हो। हाँ 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 सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया सर, बढ़िया सर, ओके सर। तो 2 pi under root of IC plus MD square by MGD। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर? फॉर्मूला आ गया, बात समझ आ गई, उतार लो। अरे उतार लो मेरे लालो, अरे मेरे पी लो, अरे उतार लो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर। चलो भाई, ये हो गया। अब सवाल एक आध सवाल करते हैं। ICM प्लस MD स्क्वायर प्लस MGD हमें समझ में आता है, या 2 pi under root I by MGD भी रख सकते हो, वेयर I इज हिंज। इसे ऐसे भी रख सकते हो, IH by MGD। IH मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज। जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे रट लो भैया। मेरे को देता याद हो 2 pi under root I by MGD, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज। मैं तो ऐसे रटता हूं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। फिर अब देखो, एक सवाल तुम खुद कर दोगे। मान लो एक डिस्क ले लें, मास एम रेडियस आर की, जिसको ओ पॉइंट से अपन ऐसे हिंज कर दें। देखो हिंज पॉइंट कहां पर है। अब बताया जाए, अगर इसे थोड़ा सा हिला दिया जाए तो खुद बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है तो यह सवाल अपने आप आता है। सही करना, गलत मत करना। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, तुम कर सकते हो, करके बताओ। ये मैं नहीं कराऊंगा। मात्र तुम्हें दिए जा रहे हैं 40 सेकेंड। तुम्हारी समय सीमा चालू होती है अब। चलो। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ। अरे बोलो भाई। अभी 10 सेकेंड और, 15 सेकेंड और। नहीं कर पाए? अरे कर पाए क्या? अरे कर पाए क्या? चलो आ जाओ, आ जाओ। कुछ नहीं, सर ने बोला इसके अबाउट आई निकाल लो। क्या इसके अबाउट आई होता है mr² by 2, तो mr² by 2 प्लस mr²by 4। यस और नो, r/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? 3 इक्वल टू 3mr²by 4। क्या ये आई हिंज बन गया है? अरे हाँ। क्या r/2 ही अपना d है? हाँ। क्या टाइम पीरियड होता है 2 pi under root I? आई कितना? 3mr²by 4 बाई mgd। mgdd कितना? r/2। m ने m को मार दिया, एक r ने r को मार दिया, एक 4 ने 2 को मार दिया। तो 2 pi under root of 3r/2g। ऐसा आ रहा है मेरा तो आंसर। अरे हाँ, बिल्कुल सही। अब तू खुद सोच, ऐसे सवाल में एक बना सकता हूं, दो किया ना। अरे कुछ भी कर लो यार, स्क्वायर प्लेट ले लो, यहां से हिंज कर दो। क्या इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है? अरे हाँ सर। रिंग ले लो, यहां से हिंज कर दो। रॉड ले लो। मैं तो कह रहा हूं, ऐसा सवाल क्या तुम कर सकते हो कि 4 मीटर की रॉड है, यहाँ पे 1 मीटर नीचे पे हिंज कर दिया, 12 किलो मास है। जो तुम्हें लेना हो बताओ, क्या टाइम पीरियड होगा। मन में सोचो, क्या ये सवाल तुम लोग कर सकते हो? करा नहीं रहा हूं, फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूं। क्योंकि एक बात समझ आती है कि अगर आई लिखना आता है तो 2 pi under root I by mgd। आई निकालना आता है, डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज की। तो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमारी बुद्धि अच्छे से चलनी चाहिए, सिर्फ हमारी बुद्धि अच्छे से चलनी चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, बात तो आप सही कह रहे हो। ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। ओके, ठीक है। अब देख, एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं टॉर्सन। छोटी छोटी चीजें अब जो पढ़ रहे हैं अपन, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें। फिजिकल पेंडुलम पढ़ लिया, सिंपल पेंडुलम पढ़ लिया, उनके टाइम पीरियड पढ़ लिए। एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? टॉर्सनल पेंडुलम।
टॉर्सनल पेंडुलम। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या करें क्या करें। मान लो कि अपन कोई ऐसे रस्सी लें, यूं छोटी सी एक रस्सी लें या कुछ भी एक चीज लें जिसको अगर ऐसे घुमाएं तो क्या वापस ऐसे घूम के आती? अरे हाँ ना बोल भाई। अगर अपन ऐसे रस्सी लें और उसको ऐसे ट्विस्ट करें, ट्विस्ट, अरे हाँ, अगर उसको ट्विस्ट करें ऐसे क्या वो वापस ऐसे घूमती? स्प्रिंग जैसे, जैसे ऐसे ऐसे समझो कि स्प्रिंग में क्या होता था, अगर इलोंगेट करो तो वापस ऐसे आएगी, दबाओ तो भी ऐसे आएगी। ऐसे अगर किसी वायर को, अगर ऐसे ही किसी वायर को, ध्यान सुनना, अगर ऐसे ही किसी वायर को ऐसे ट्विस्ट करो और छोड़ दो, क्या वापस ऐसे आता है? फिर उसमें एक वापस ऐसे क्यों आता है पहले बताओ? क्योंकि उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? एक रीस्टोरिंग टॉर्क। और हाँ सर, उसमें क्या डेवलप होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क। देख देख ऐसे, देख घूमता हुआ नजर आ रहा होगा तेरे को, देख देख इसको, देख अभी ऐसा है। अब देख इसको अपन घुमाए थोड़ा सा, ये घुमाया इसको वायर, तो थोड़ा सा ऐसे घुमा के छोड़ दो तो ये ऐसे ऐसे करेगा। देख समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऐसे अगर एक एक वायर लो, उस पर एक ऐसे डिस्क लगा लो, उसको ऐसे घुमा और छोड़ दो तो क्या वो ऐसे ऐसे करेगी? हाँ, यानी कि सही बताऊं तो जब किसी भी वायर को, ये वायर है मान लो, थोड़ा बड़ा बता रहा हूं, ऐसे ट्विस्ट करते हैं, ऐसे ट्विस्ट, तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क, वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है। अब ये याद रखना है, जब भी किसी वायर को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, अच्छा जितना ट्विस्ट करेंगे ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट वो कहलाएगा थीटा। ये याद रखने वाली कहानी है। जितना एंगल ऑफ ट्विस्ट करोगे ऐसे थीटा, उसे कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब वो जितना ज्यादा ट्विस्ट करोगे, जैसे स्प्रिंग में नहीं होता था, जितना ज्यादा लंबा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा वापस आने के लिए, जितना ज्यादा दबाओगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा वापस आने के लिए। ऐसे ही वायर को जितना ज्यादा ऐसे ट्विस्ट करोगे उतना ज्यादा उसमें वापस उल्टा आने के लिए टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है ये, रीस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस सी थीटा। माइनस सी थीटा। फिर थीटा जो एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक, सी इज टॉर्सनल कांस्टेंट, ये तुम्हें याद रखना है, ये है टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। ये वायर टू वायर डिपेंड करता है। जैसे स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है ना स्प्रिंग कांस्टेंट के, वैसे ही वायर को ट्विस्ट करने पर कितना वो वापस तगड़ा फोर्स टॉर्क पीछे लगाएगा वापस अपनी जगह पे आने के लिए, उसका एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसे बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। याद होनी, नाम याद होना चाहिए, बाकी दिया होगा, परेशान नहीं होना एकदम। अच्छा, जैसे स्प्रिंग होती थी, दबाने मतलब उसकी लेंथ चेंज करने पे वो वापस वहीं आना चाहती थी, ऐसे ही वायर को अगर ट्विस्ट करो तो वो वापस वहीं आना चाहता है, उसके लिए वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है। उस रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला है माइनस सी थीटा। ये स्टैंडर्ड चीज है, माइनस सी थीटा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सी टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल कहलाता है, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट कहलाता है। माइनस इसलिए आ रहा है कि अगर थीटा ऐसे घुमाया है तो टॉर्क उल्टा आएगा, तो टॉर्क उल्टा आएगा। ओके सर, तो टॉर्क उल्टा आएगा। ये बात हमें समझ आ गई है? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, समझ तो आ गया सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर। ओ हो। अब सोच, ये इक्वेशन क्या आपको एंगुलर एसएचएम की याद नहीं दिला रही? ओ हो, ये जैसे याद कर स्प्रिंग में माइनस की एक्स, क्या वो लीनियर एसएचएम जैसा हो जाता था? अरे हाँ, ऐसे ही क्या घुमाऊ शक्ति जो रिस्टोरिंग टॉर्क आता है ट्विस्ट करने पे, और ये क्या वो एंगुलर एसएचएम जैसा आता है। यानी कि अगर किसी भी वायर से मान लो मैं एक डिस्को बांध दूं ऐसे,
और उस डिस्क को ऐसे घुमाऊं तो डिस्क अगर घूमेगी तो क्या वायर भी घूमेगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो वायर पे आएगा, क्या वो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या पूरा का पूरा डिस्क पे ट्रांसफर हो जाएगा? तो क्या डिस्क की ये इक्वेशन हो जाएगी? और हाँ सर, अगर डिस्क की ये इक्वेशन हो जाएगी तो क्या सी विल एक्ट एज के इफेक्टिव फॉर एंगुलर एसएचएम? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। सी विल एक्ट एज के इफेक्टिव फॉर एंगुलर एसएचएम। Okay, C will act as K effective for angular SHM. Therefore, time period will be 2 pi under root I. क्या इस डिस्क अगर अपन ले रहे हैं, इसे डिस्क ले लेते हैं, तो क्या डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 बाई सी, या ऐसे लिख सकते हो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। अरे डिस्क की जगह कुछ और भी तो ले सकते थे, तो ऐसा ही आएगा। पर जब ट्विस्ट की बात आ जाए तो क्या के इफेक्टिव, जैसे याद करो लीनियर एसएचएम में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या स्प्रिंग कांस्टेंट ही एसएचएम कांस्टेंट बन जाता था, वैसे ही ट्विस्ट में क्या टॉर्सनल कांस्टेंट सी ही क्या टॉर्सनल कांस्टेंट सी ही क्या एंगुलर एसएचएम का के इफेक्टिव बन जाता है? और हाँ सर, बहुत ज्यादा नहीं आने वाला, पर अगर आ जाए तो हमें समझ आना चाहिए। ये कहानी थोड़ी सी यूज में आएगी 12th में, जब पढ़ोगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिज्म में। कहां पर? मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तब इसका टॉर्सनल का यूज आएगा। बाकी कभी डायरेक्ट सवाल आ जाए तो आपको आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, देख कि अगर स्प्रिंग में, फालतू टाइम पास नहीं करते, ध्यान सुनना, एनालॉजी बता रहा हूं। अगर x दूरी पर ले आओ तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है? अरे हाँ। ऐसे अगर इसमें ट्विस्ट कर दो तो एनर्जी जो वायर में होती है वो होती है हाफ सी थीटा स्क्वायर। सिमिलर टाइप की चीजें देख, हाफ सी थीटा स्क्वायर, प्रूफ नहीं बता रहा हूं, याद होना चाहिए। अगर वायर को ट्विस्ट कर दो और छोड़ दो तो क्या उसके अंदर एक स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी? हाँ, जैसे स्प्रिंग में आती थी। इसमें एनर्जी आएगी हाफ सी थीटा स्क्वायर, हाफ सी थीटा स्क्वायर। कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, समझ आई सर। TU2 एनर्जी शॉर्ट हाफ सी थीटा स्क्वायर। तो टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है? एक ट्विस्ट एंगल से आता है। जो इस पेज पे लिखा हुआ है आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है। छोटी छोटी बातें हैं आज के लेक्चर में, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके मन मंदिर में बसे होने चाहिए। देख, पिछले 15, 20, 25 मिनट में मैंने आपको फिजिकल पेंडुलम भी पढ़ा दिया, टॉर्सनल पेंडुलम भी पढ़ा दिया। छोटे छोटे से सब टॉपिक्स हैं, याद होने चाहिए। अगर सवाल आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, और तू तो इंटेलिजेंट बच्चा है। अरे है कि नहीं है? हाँ सर है। तो जो बोला चमका, अरे सोच ले, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, समझ आ गया सर, मजा भी आया सर, आज जा फिर। ये था टॉर्सनल पेंडुलम। क्या था ये? टॉर्सनल पेंडुलम। फिर एक ऐसी हेडिंग पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा तुम्हारे कोर्सेज में मेंशन नहीं होती। तुम्हारे एनसीईआरटी वगैरह में भी इसके फॉर्मूले दिए होते हैं, इनके प्रूफ में बिल्कुल नहीं जाना। वो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स का अपर वर्जन का पार्ट चला जाता है, बहुत ज्यादा आने के चांसेस भी नहीं होते। पर जैसे मैं बोलूं उसको फील कर फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस। क्या मेरी बात क्लियर है? फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अब अपन एक चीज पढ़ रहे हैं जिसे अपन बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसका मतलब क्या है समझो। अगर हम जो अभी तक पढ़ रहे थे उसका क्या मतलब, कि अगर आप पेंडुलम को ऐसे लो और छोड़ दो तो क्या वो ऐसे करता रहेगा? कब तक? अनंत काल तक। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसके हिसाब से तो अनंत काल तक ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए। अरे हाँ ना बोल भाई। वास्तविकता में क्या होता है बताओ? वास्तविकता में क्या होता है बताओ? वास्तविकता में क्या होता है बताओ?
सर वास्तविकता में तो जब आप ऐसे छोड़ दोगे तो वो ऐसे करते 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 धीरे धीरे हिलते हिलते क्या रुक जाएगा? अरे हाँ सर, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते रुक जाएगा, यानी कि उसकी एनर्जी गायब हो जाएगी। सच्चाई में तो ऐसा ही होता है सर, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आ जाती है और भी बहुत सारे तरीके के फ्रिक्शन लॉसेस होने लगते हैं। तो डैम्पिंग का मतलब लॉस, डैम्पिंग का मतलब लॉस। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मौज से कह रहे हो। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? अरे सोच लो, अरे बोलो भाई। ओके, आइडियल पेंडुलम, नॉर्मल पेंडुलम, आइडियल पेंडुलम, नॉर्मल पेंडुलम, ये बात समझ आ गई सर। ये तो अपना आइडियल पेंडुलम है, ये तो अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। नॉर्मल पेंडुलम देख जो भी बताया, चल हो देख कम हुआ थोड़ा, अरे हाँ, और थोड़ा कम हुआ, अरे हाँ, देख धीरे धीरे कम हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो तो रहा है धीरे धीरे कम। हाँ सर कम हो रहा है, कम हो रहा है। ये नॉर्मल पैटर्न जो वास्तविकता में होता है, इसे कहते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन। डैम्पिंग ऑसिलेशन मतलब, डैम्पिंग ऑसिलेशन का मतलब कि भाई धीरे धीरे लॉस हो रहा है। जो हम अभी तक पढ़ रहे थे उनमें कोई लॉस नहीं था। वैसे हमारे लिए 99.99% सवाल वहीं से आने के चांसेस हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 99% सवाल हमारे वहीं से आने के चांसेस हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर भी कभी आ जाए तो अपने को यह बात समझ में आनी चाहिए कि डैम्पिंग ऑसिलेशन है क्या। ठीक सर, ये बात आपकी समझ आ गई। एक इलस्ट्रेशन से और देखो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो, मान लो ऐसे। अगर अपन इसको ऐसे नेचुरल लाइन से मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन से अपन इसको ऐसे लेके छोड़ दें, क्या ऐसे ऐसे करता रहता है ये जीवन भर? अरे हाँ, तू समझ इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मैं ऐसे समझ, एक टैंक, एक कंटेनर है, उसमें ऑयल भर दूं, ऑयल ऐसे समझ, और फिर इसको ऐसे ऑसिलेट कराऊं, तेरे को लगता धीरे 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 करके रुक जाएगा? हाँ, धीरे 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 करके रुक जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, क्योंकि उसमें वो जो लिक्विड है, मान लीजिए समझो कि हम इसको एक डेंस एयर में या ऐसी जगह रख दें जहां पे एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो क्या धीरे धीरे उनसे टकरा कर क्या रुक जाएगा? क्या इसमें रेजिस्टेंस लॉसेस होंगे? अरे हाँ सर, तो बेसिकली लॉसेस क्रिएट होते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा मैथ्स में ले जाता हूं, बस एक बात समझे अच्छे से। तुम्हें याद करो, अपने काइनेटिक्स में बात बोली थी कि अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे वी से चल रहा हो तो याद कर एयर रेजिस्टेंस। तो मैंने बोला था इस वी की वजह से इसमें पीछे फोर्स लगने लगता है के बी, कुछ याद है? रेजिस्टेंस फोर्स। जितना ज्यादा रफ्तार होगी उतना ज्यादा ये रेजिस्टेंस फोर्स होगा। अरे रेजिस्टेंस फोर्स ही तो होता है, वो हो सकता है लिक्विड की वजह से हो, एयर पार्टिकल की वजह से हो, कुछ और कारणों पर इस प्रकार का होता है वो, कि वो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्स होता है चलने के लिए जितनी ज्यादा रफ्तार होती है। तो डैम्पिंग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। अरे हाँ सर, बात समझ आ रही है कुछ कुछ? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। ओके सर, अब देख, तो देख धीरे धीरे पहले ऐसे कम हो रहा है, रिलीज, अगर आपने रिलीज करा तो पहले ऊपर गया नीचे गया, थोड़ी देर तक ये चलता रहेगा, बंद हो जाएगा। अभी बात को समझे कि जब अपन बेसिकली इसे छोड़ दो, धीरे 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 कम होता जाता है। ठीक, ओके सर। अब तुम एक बात को समझो कि अगर आप किसी भी एक्स दूरी पर हो, मान लो यहां पर, मान लो आप यहां पर हो एक्स दूरी पर मास है, और उस समय आप पर ऐसे फोर्स लग रहा है, मतलब सॉरी, आप पे ऐसे रफ्तार है। बोलो क्लियर? हाँ सर। अब सोचो कि अगर रियलिटी में बात करें, ये भी ग्राफ क्या भी समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। अगर अपन रियलिटी में बात करें तो समझो कि हमारा फोर्स हुआ करता था एसएचएम में F बराबर माइनस के एक्स। कोई भी अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो, चाहे तुम अगर एमजी से कंफ्यूज नहीं होना तो ऐसे ले लो, मास एम। अब मान लो कि डैम्पिंग ऑसिलेशन क्या है? डैम्पिंग। अब समझो, अगर आपका पार्टिकल यहां से एक्स दूरी पर है किसी इंस्टेंट पर, ठीक, तो अगर मान लो कि वो
ऐसे v से जा रहा है तो उस पर एक kx तो लग ही रहा है, साथ ही साथ एक रेस्टिव फोर्स भी लग रहा है kv, जिसको हम बोल देते हैं bv। b वो जो kv टाइप कांस्टेंट होता था ना, उसको b बोल लेते हैं यहां पर। क्या वो bv अपोजिट टू v लगता है? क्या वो bv अपोजिट टू v लगता है? अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। यानी कि जो वास्तविक फोर्स आता है वो एफ नेट बराबर माइनस के एक्स माइनस बीवी टाइप आता है। अब ये एसएचएम तो नहीं है स्टैंडर्ड एसएचएम, ये डैम्पिंग ऑसिलेशन की इक्वेशन है। ये बी क्या है? ऐसा समझो रेजिस्टेंस कांस्टेंट। क्या है? ये डैम्पिंग कांस्टेंट, जो तुम बोलना चाहो। अलग अलग किताबों में अलग अलग बोलते हैं। डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके सर, कनेक्ट कर पा रहे थोड़ा सा? ओके। अब तुम ध्यान से देखो तो इसको एफ को क्या लिखते हैं? एम ए, उसे लिखते हैं एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी, वी को लिख दिया डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। सही बताऊं तो ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्पिंग ऑसिलेशन की। इसकी मैथ्स में बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो मैंने इसे स्टाइल मारने के लिए बताया। तुम इस बात को समझो पहले। अरे हाँ ना बोल यार। अरे हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, डैम्पिंग ऑसिलेशन में तुझे दो चीजें पूछी जाएंगी। ध्यान से देख, तू ध्यान से देख। जब आपने पेंडुलम को छोड़ा था या आपने इसको छोड़ा ऐसे, मान लीजिए आपने ए से छोड़ा, तो एम्पलीट्यूड वही रहा कि चेंज होता गया, कम होता गया? एम्पलीट्यूड क्या होता गया? कम। अरे हाँ सर, डैम्पिंग ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या समय के साथ घट रहा है? अरे हाँ सर, ये तो घट रहा है। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम। अरे हाँ सर, इसका मतलब कि एनर्जी होती थी, याद कर, हाफ के स्क्वायर। क्या एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज विद टाइम? अरे हाँ, तो दो फॉर्मूले तुझे याद रखने हैं जिसपे सवाल आ सकता है। इसकी गणित में बिल्कुल जाना नहीं है, जो कह रहा हूं उसे सत्य मानकर रट लेना है। ओके सर, बात समझ आई सर? तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम। अब ध्यान से समझे, ये इक्वेशन ऐसे लिखी, ध्यान समझे। अब क्या करें? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डायरेक्ट रटना है। किसी भी टाइम टी पर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। और खतरनाक है पर याद होना चाहिए। ए नॉट इनिशियल एम्पलीट्यूड, इनिशियल एम्पलीट्यूड। क्या समय के साथ, क्या समय के साथ एम्पलीट्यूड घटेगा एक्सपोनेंशियली? ऐसे ऐसे घटता है वो, इस प्रकार से। ए नॉट, ऐसा ग्राफ आता है उस एम्पलीट्यूड और टाइम का। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक तो एम्पलीट्यूड घटता हुआ कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हाँ उसका फॉर्मूला। कोई तुमसे पूछ ले बताओ एम्पलीट्यूड कब आधा हो जाएगा, तो तुम रख देना फाइन टाइम। मान लो सवाल पूछ लूं, फाइन टाइम व्हेन ए इज हाफ, तो कुछ मत करो, यहां पे रख दो ए नॉट बाई टू इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। बी क्या हम जानते हैं, ए नॉट को मार दिया, दोनों तरफ लॉग लिया, तो ये आ गया ln 1/2 इक्वल टू माइनस बी टी बाई 2m। माइनस इधर लिया हो तो ln 2 हो गया, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2m बाई 2m ln 2 बाई बी। लो भाई ये टाइम आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। कुछ भी पूछ ले, अब एम्पलीट्यूड किसी भी टाइम टी पे पूछ ले, क्या हम निकाल सकते हैं? ये जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। ओके, ऐसे ही जैसे अगर एस एच एम एफ बराबर माइनस के एक्स हो जनरल, तो क्या टाइम पीरियड ओमेगा होता था अंडर रूट के बाई एम? अरे हाँ, इसके लिए ओमेगा का फॉर्मूला अच्छे से रट लेना, बहुत कम आता है पर आ जाए तो याद रखना।
ध्यान से सुन ले फॉर्मूला, ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए ओमेगा होगा, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला अंडर रूट के बाई एम माइनस बी बाई टू एम। कहां से आया, कोई लेना देना नहीं है, अपर मैथ से, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स में आती है, उससे कोई लेना देना नहीं है तुमको अभी। बस ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। क्या ये रटो रटो विद एवरी टर्म, ध्यान दो। क्या एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर, क्या ए को लिख सकते हैं ए नॉट स्क्वायर माइनस बी टी बाई एम। समझ आया मैंने क्या लिख दिया एनर्जी को? इसे रटो मत, इसे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अगर ए लिखना आ गया तो एनर्जी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कभी डैम्प्ड ऑसिलेशन पे सवाल आएगा तो इन फॉर्मूलों से ही आएगा, जो आपको रात को 2 बजे भी याद होने चाहिए। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, बात तो आप सर सही कह रहे हो, मैं सही कहता हूं तो आज का लेक्चर छोटी छोटी बातें, रटने वाली बातें कुछ कोर्स में कम आती हैं, पर मैं वो बताता जा रहा हूं ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। जहां बोल रहा हूं रट लो, वहां रट लो। रटो रटो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब क्या कर रहे हैं सर? चलो भाई, ए नॉट ई पावर माइनस बी टी बाई टू एम ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। रटो 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 रटो। उतार लिया क्या ये? अरे उतार लिया क्या ये? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो। ओ, डैम्प्ड ऑसिलेशन की बेसिक बात भी समझ आई, क्या होता है ये भी समझ आया। हाँ हो गया भाई, लिखा दिया तो मैंने फॉर्मूला हमने लिखा दिया, सब हमें बात समझ आ गई। अरे आई कि नहीं आई यार? अरे बताओ भाई, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या क्या पढ़ लिया हमने? डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशंस पढ़ ली सर हमने, बिल्कुल सही बात समझ गए हम। चाहो तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ सकते हो, पर मैं आगे एक जगह एलसी सर्किट आता है 12th में, तब थोड़ा सा बता दूंगा, अभी परेशान नहीं होना है ना। पर एनसीईआरटी में तुम्हें लिखा हुआ मिल सकता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन एक और चीज होती है, ठीक है, अभी उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है सर, डैम्प्ड ऑसिलेशन सर, समझ आ रहा है, अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते हैं, मौज मारते हैं। एक और चीज जो पढ़ाने वाला हूं, सही बताऊं तो वो थोड़ा बहुत कभी कभी एसएम में पूछ लेते हैं इसलिए, पर रियलिटी में वो वेव का पार्ट है, इसलिए अभी उसे थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं। बाकी वेव में उसे बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, पर वो चीज काम आएगी वेव में, साउंड वेव में, वेव ऑप्टिक्स में, और काम आएगी वो अपने ऑल्टरनेटिंग करंट में। पर वो बेसिकली थोड़ा मैथ्स टाइप चीज है, अभी उसे समझ लो। वेव में वो ही अपन खेलने वाले हैं पूरा, क्योंकि वेव जो इसके जस्ट बाद चालू होने वाला है, क्या वो वास्तविकता में एसएचएम के बिना नहीं पढ़ा जा सकता? हाँ, क्योंकि वेव कॉम्बिनेशन होगा अनंत एसएचएम का। किसका होगा? अनंत एसएचएम का। जो मैं बोला चमका। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या है समझो अच्छे से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या चीज? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ध्यान से देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? तुम ऐसा समझो, अगर मैं अभी इतना समझो, अभी इतना समझो कि अगर मैं एक पार्टिकल को 2 एसएचएम दे दूं, मतलब मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, 2 अलग अलग फोर्स जो दोनों एसएचएम कराते हैं, ऐसा समझो मैं एक पार्टिकल को 2 एसएचएम दे दूं। क्या दे दूं? एक पार्टिकल को 2 एसएचएम, समझना, एक ही पार्टिकल है, फील करना, इसको आपने 2 एसएचएम दे दिया, आप ऐसा समझो।
इसको एसएचएम दे दिया, ऐसा समझो कि 2 sin ओमेगा टी और यहां दे दिया 4 sin ओमेगा टी प्लस 5। दो एसएचएम दे दिया आपने एक ही पार्टिकल को। दो आदमी ने बोला मैं तो मेरा दूंगा, उसने बोला मैं तो मेरा दूंगा एसएचएम। तो पार्टिकल तो एक ही है, किसको फॉलो करेगा वो क्या करेगा? वो तो परेशान हो गया, उसे लगा सर अब क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं सर, एक की जगह दोनों आ गए सर मेरे पास। तो फिर वो अपने आप को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कराता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो अगर, ये कहता है कि मान लो अगर पहले एसएचएम की वजह से 2 सेकंड पर 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता, अगर वो अकेला होता। बोलो क्लियर है? मान लो कि पार्टिकल 2 सेकंड पर 2 सेंटीमीटर पर होता अगर सिर्फ पहला वाला एसएचएम होता, और अगर दूसरा अकेला होता तो 2 सेकंड पर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता। अगर दूसरा वाला एसएचएम अकेला होता तो 2 सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर होता। अब पार्टिकल ने बोला मैं तो एक ही हूं, मैं 2 पे रहूं कि 1 पर, तो कहता दोनों की ताकत को ले लेता हूं ना, दोनों दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात। तो उसने दोनों की ताकत को ले ली। और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि फाइनली पार्टिकल विल बी एट 3 सेंटीमीटर। ओ हो, यानी कि पार्टिकल को जब 2 एसएचएम देते हैं तो वो होगा तो एक ही जगह, पर वो किस जगह होगा? जिस जगह 1 वाला बोलेगा 2 वाला बोलेगा, या दोनों का समेशन, दोनों का समेशन। उसने बोला तुम एक्स पे रहो, उसने बोला तुम वाई पे रहो, उसने बोला पार्टिकल ने मैं तो एक्स प्लस वाई पे रहूंगा, तुम दोनों की ताकत को यूज करूंगा। ओके, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का अपन बहुत अच्छे से यूज लेंगे जब अपन वेव में इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इसलिए इस सेक्शन के लिए अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी एसएचएम में सवाल आ जाते हैं, इसलिए इसको अभी करा रहे हैं, बाकी पूरा वेव ये ही होगा, इसलिए बहुत डिटेल में उसे पढ़ा जाएगा। पर एक बेसिक बात तो समझ आएगी कि जब भी किसी पार्टिकल को 2 एसएचएम मिलते हैं, अब मैं तो कहता हूं 2 एसएचएम, 2 या उससे ज्यादा, तो y नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। और वेक्टर और होता है, हालांकि अपने वेक्टर से कोई लेन देना नहीं, वेक्टर समेशन है ये डिस्प्लेसमेंट का। ओ हो, इफ वी प्रोवाइड more than one SHM to a particle, then net displacement of the particle is the summation, vector summation of individual displacements. Y1, Y2, Y3 are the individual displacements of the particle when they are subjected to only one SHM. When all the SHMs are provided together, then the net displacement will be Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 and so on. थोड़ा बहुत सुपरपोजिशन समझ आया होगा? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे गारंटीड, अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, मौज भी आ रही है। देख वो जो भी दिखाते हैं उसको एक साथ दिखाएंगे। देख ये दोनों अलग अलग 2 एसएचएम दिए एक पार्टिकल को, देख हालांकि ये देख, ये देख, ओहो जब दोनों मिलेंगे ये, ओहो डबल हो गए,
हाँ, क्योंकि दोनों के डिस्प्लेसमेंट जुड़ गए। इसको ध्यान से देख, ये एक एसएचएम दिया, ये एक एसएचएम दिया, ये एसएचएम यहां पहुंचा जब दोनों एक साथ मिले तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट दोनों का समेशन हो गया। ये जो तुम्हें चलता हुआ नजर आ रहा है ना, इसे वेव कहते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, जो तुम्हें इधर चलता हुआ आ रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? वेव। जो अगला चैप्टर है, पर अगला चैप्टर तभी आएगा जब आपको एसएचएम समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो आप सिंगल एसएचएम पढ़ रहे थे। वेव, अनंत एसएचएम एक साथ पढ़ा जाएगा। अनंत एसएचएम एक साथ पढ़ा जाएगा, इसलिए शर्माने की और घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर, got your point sir. Net displacement of particle is a vector addition of displacement produced by waves if they were alone. Okay, क्या लिख लो चाहो तो, ये चाहो तो लिख लो, शर्माओ मत। ये चाहो तो लिख लो, अरे शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। अरे हाँ सर, अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। अरे पक्का? अरे सोच लो। अब देख, मैथमेटिकली सोचते कि एक एसएचएम ये था, एक एसएचएम ये था, एक का एम्पलीट्यूड 5 था, एक का एम्पलीट्यूड 2 था। बिल्कुल सही 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 जोड़ा गया। पर इसमें तू ध्यान दे तो दोनों का बिल्कुल फेज सेम था। फेज मतलब वो जो फाई होता है ना दोनों का, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई दोनों का सेम था। क्योंकि जब ये जीरो पर तो ये भी जीरो पर, जब ये पीक पर एक्सट्रीम पर तो ये भी एक्सट्रीम पर, यानी कि इन दोनों का क्या सेम है? फाई। तो डायरेक्ट डायरेक्ट दोनों कैसे जुड़ जाएंगे? तो नेट कैसा दिखेगा देख। ओ क्या 2 + 5 7 हो जाएगा? 2 + 5 7 हो जाएगा। इसे उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत। ओके, ये सिर्फ ऐसे ही एक्स्ट्रा था। अपन तो इसकी मैथ्स पे आते हैं, जिससे मतलब है। ध्यान समझ, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। नाम जैसा कि बता रहा है कि अगर दो एसएचएम हैं, A1 sin ओमेगा टी, अब देख A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, क्या यहाँ पे हमने फाई भी अलग अलग ले लिया? एक पार्टिकल को दो एसएचएम मिले, एक ये और एक, दोनों का एम्पलीट्यूड भी अलग, दोनों का फाई भी अलग, पर ध्यान दे दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग। फ्रीक्वेंसी सेम, ओमेगा सेम है, वो अलग नहीं कर रहे अभी, प्राण निकल जाते नहीं तो उसमें वो जाएगा अपन वेव्स के आखिरी में, साउंड वेव्स के आखिरी में, बीट्स के नाम पर। किसके नाम पर? बीट्स। अभी नहीं जाना। देख, ये दो एसएचएम दिए गए एक पार्टिकल को, कौन कौन से? A1 sin ओमेगा टी और दूसरा कौन सा? A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, दोनों के एम्पलीट्यूड अलग है और फाई अलग है, ठीक है। अगर इसको दोनों, ये दो एसएचएम एक पार्टिकल को दे दिए गए, अगर ये दो एसएचएम एक पार्टिकल को दे दिए गए, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि उसका जो एक्सनेट होगा, जो उसका क्या होगा? एक्सनेट, यानी कि वाई नेट, x1 y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, या x1 xnet इक्वल टू x1 प्लस x2, तो उसका एक्सनेट क्या होगा? देख, ये मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एक्सनेट होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक्सनेट इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, एक्सनेट लिखा गया x1 प्लस x2, यानी कि A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब तुम्हें पहले मैं ना एक मैथ समझाता हूँ, पता नहीं तुम्हें पता ही नहीं पता, ध्यान समझ। अगर कभी भी ऐसे लिखा हो A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सुनना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले समझो। A बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन थीटा प्लस B बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर, A बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन थीटा प्लस B बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस थीटा। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। ठीक भाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो। अब ध्यान से देख, अगर मैं ऐसा समझ लूं कि, ऐसे समझना, ये है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये एंगल है मान लो अल्फा, और ये है A और ये है B, तो सोच कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? सोच कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है बोल?
सर ये तो कॉस अल्फा बन गया पहली टर्म, और ये साइन थीटा। ये दूसरी टर्म क्या है? साइन अल्फा कॉस थीटा। थोड़ी सी मैथ से ध्यान सुनना। अब साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। और हाँ, मतलब क्या, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। क्या इस कहानी से, ये कहानी मैथ्स की आपको समझ आनी चाहिए। पहले इसको देखो, क्या ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। और हाँ सर, ये टेन अल्फा इक्वल टू बी बाई ए को क्या अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए लिख सकते हैं? हाँ सर, ये बात तो अपने को समझ आई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, ठीक है सर। अब इधर आओ, मैथ से फिर बता रहा हूं बेसिक, पर बाद में उसे सिर्फ फील के लिए समझ रहे हैं अपन, ठीक। A1 साइन ओमेगा टी प्लस, इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है सर? साइन ए साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। ओके, साइन फाइव कॉस फाइव तो कांस्टेंट है, तो देखो A1 प्लस A2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। तुम इस इक्वेशन को यहां से कंपेयर करो तो देख, ये टर्म ए है और ये टर्म बी है। और हाँ सर, और थीटा ओमेगा टी है। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बात समझ आ रही है क्या? A1 प्लस A2 कॉस फाइव और A2 साइन फाइव, क्या ये ऐसी दिखाई दे रही है? ये A बन गया कांस्टेंट और ये B बन गया कांस्टेंट और ओमेगा टी अपना थीटा हो गया। और कंपेयर कर, अब मैथ से सोच, क्या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे देख, अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। अरे हाँ सर, कुछ देखा देखा सा तो लग रहा है, अभी नहीं लगेगा, और देख ध्यान से। अब इसको देख, इसको थोड़ा और देख, इसको अगर खोलेगा अंदर, इस वाली चीज को देख, समझने का प्रयास कर। अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। A2 square cos square 5 plus A2 square sin square 5 is A2 square. So the formula will be A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos 5 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओ हो, क्या ये पूरी टर्म भी एक कांस्टेंट है? इसे बोला गया ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। पता है मैथ्स क्या बताती है? अगर मैंने एक पार्टिकल को दो एसएचएम दिए, ये और ये,
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वो जुड़ जाने चाहिए। अगर हमने मैथ्स में जोड़ा तो देख अब पार्टिकल ने क्या, पार्टिकल ये कर रहा है, ये भी तो एसएचएम है विद न्यू एम्पलीट्यूड ए नेट। और हाँ सर, इसका मतलब जब हम एक पार्टिकल को दो एसएचएम देते हैं तो जो नई चीज बनती है, अरे वो भी एसएचएम ही होती है, पर उसका एम्पलीट्यूड कुछ अलग होता है, ए नेट, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और हाँ सर, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब समझ आई? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल दो। अरे आया कि नहीं आया? आया तो सही सर। अरे आया कि नहीं आया बता दो भाई। अरे सोच लो। आया सर, आया सर। यानी कि अगर एक पार्टिकल को दो एसएम दिए जाएं तो नया भी एसएम बनता है, उसका एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। फाई क्या है? उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। ये देख, ये क्या है? अच्छा, पेयर। पहले तो ये कहानी समझ आई क्या तुमको? ये कहानी समझ आई क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। ये कहानी समझ आई कि नहीं आई? आई सर, आई। इसे उतार ले, इसे उतार ले। अरे उतार लिया क्या? अरे इसे उतार लो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे उतार ले भाई, उतार ले। अरे हाँ ना तो बोल। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? चलो भाई, ये भी तो एसएचएम है विद न्यू एम्पलीट्यूड ए नेट। न्यू एम्पलीट्यूड ए नेट। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ आ रही है। अब पता है, जब मैंने बहुत ध्यान, ये तो मैथ्स थी, ये भी मैथ्स थी, मैंने बहुत ध्यान से देखा, यार ये कुछ याद दिला रहा है, ये फॉर्मूला कुछ याद दिला रहा है, ये कुछ याद दिला रहा है। बता क्या? सर ऐसे फॉर्मूले कहीं पढ़े थे सर, कहीं तो पढ़े थे सर ऐसे फॉर्मूले। सर हमने कहां पढ़े थे? अरे वेक्टर में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे वही तो है। अरे हाँ, अगर मैं a1 a2 को वेक्टर की तरह मान लूं तो शॉर्ट ट्रिक आएगी एक जोरदार। ये तो पूरी मैथ समझाई मैंने आपको। शॉर्ट ट्रिक सुन कि कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, सुन। ये तो आ गया, सुन देख, ये तो आ गया शॉर्ट ट्रिक। हो कि अगर दो एसएचएम दे रखे हो, कैसे सुने? पीछे शॉर्ट ट्रिक कहती है कि अगर x बराबर x नेट बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी है तो इसका फॉर्मूला होगा a नेट साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा। अरे हाँ, यही होगा ना। अब a नेट की शॉर्ट ट्रिक क्या है? a1 a2 को वेक्टर मान लो और उन दोनों के बीच में जो ये फाई है, फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू एसएचएम। मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, तो फाई बच गया ना। जैसे मैं कंफ्यूज होता ना फाई निकालने के लिए, मान लो मैं बोलूं आपको कि ऐसे दो फेज हैं, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री और ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री, तो फाई क्या होगा? फाई होगा 20 डिग्री। कंफ्यूज मत हो ना, दिस माइनस दिस। अरे हाँ, इसमें तो मैंने एक का तो जीरो ही ले रखा है, तो फाई सिर्फ बाद वाले का नहीं है, वो डिफरेंस है। ओके ओके। अब शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? a1 a2 को कैसे मान लो? वेक्टर की तरह, और उनके बीच का एंगल फाई मान लो। तो जो a नेट होगा, क्या वो a नेट अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1a2 cos फाई होगा। अरे हाँ सर, और जो एंगल यहाँ अल्फा लिखते थे वो ये वाला एंगल, याद कर tan इनवर्स b बाई ए, याद करो क्या होता था a2, वेक्टर याद कर a2 साइन थीटा अपॉन, याद कर क्या होता था, कुछ याद है कि भूल गया, a1 प्लस a2 cos। क्या यही अल्फा पीछे भी आया था? देख देख, ये देख कहां गया, ये रहा a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। देख क्या वो वेक्टर से देखो तब भी वही अल्फा आया, कुछ याद है? tan इनवर्स उसमें क्या था एंगल b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, वही तो है a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। अरे हाँ, तो शॉर्ट ट्रिक वेक्टर से आ गई। क्या a1 a2 वेक्टर है? नहीं, a1 a2 एम्पलीट्यूड्स है जिनका a नेट निकालने की शॉर्ट ट्रिक है कि उन्हें वेक्टर मान लो और उनके बीच का एंगल वो मान लो जो दोनों के फेस के बीच में डिफरेंस है। और हाँ, तो भाई साहब जो रिजल्टेंट आए वो a नेट बन जाएगा और जो रिजल्टेंट का a1 से एंगल आए वो भाई साहब वो फाई फेस डिफरेंस बन जाएगा, मतलब वो अल्फा बन जाएगा, जो कि फेस कहलाएगा किसका? वो फेस कहलाएगा इसका। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अरे हाँ सर, तो शॉर्ट ट्रिक आ गई, तो शॉर्ट ट्रिक आ गई। अरे हाँ ना बोल भाई। इसमें बहुत सारे सवाल कराए जा सकते हैं। मैं एक टाइम हो गया है, मैं होमवर्क के लिए एक दे रहा हूं, मुश्किल से 5-10 मिनट का बाकी है, बाकी सब खत्म हो गया है। एसएचएम ऑल डन, ऑल सॉर्टेड, एक दो सवाल इस पे कराने हैं। अगले टर्न पे चालू करेंगे वेव्स। क्या चालू करेंगे? वेव्स। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। कॉम्बिनेशन में समझ में आया? ये ज्यादा बाद में आपके ऑल्टरनेटिंग करंट और इसमें मैथ्स है थोड़ी सी जो अपने को आनी चाहिए, उतनी बेसिक मैथ्स ताकि अपन सोच पाए, तो अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो मैं मेरे हिसाब से ना बहुत जल्दबाजी नहीं करता हूं, मैं यहीं से ये पूरा इसी स्लाइड से वापस चालू करूंगा। ठीक है, यहीं से समझा के फिर एक दो इलस्ट्रेशन कराऊंगा, फिर खत्म कर दूंगा। मुश्किल से एक दो इलस्ट्रेशन बाकी, बाकी सब डन। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? चलो भाई, तो फिर पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, जोश और जुनून बनाए रखिए। अगले टर्न पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।